तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बट हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स का क्या यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में ये पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है ये समझेंगे। ये एक्चुअली हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में समझ चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज़ करेंगे ताकि जो भी चीज़ें अपने 11th-12th में पढ़ी है वो हम रिवाइज़ कर ले, एक बार रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये पहला चैप्टर है और उसमें 2 यूनिट्स है। उसमें से यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट में हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटीज़ क्या होती है और किस कारण से ये दोनों ब्रांचेस अपने को काम में आती है। लास्ट में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड उसके भी बाद स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और स्कोप में ये पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि इकोनॉमिक्स यानी अपने दिमाग में नंबर्स घूमने लगते हैं, अपने को प्रॉफिट दिखता है वगैरह सारी चीज़ें दिखती है। बट इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें नहीं है। इकोनॉमिक्स ना ही फाइनेंस है। इकोनॉमिक्स में फाइनेंस हमें बहुत बार ये लगता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाने के लिए वगैरह यूज़ होता है, बट इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ों के लिए नहीं होता। उसके लिए अलग सब्जेक्ट होता है फाइनेंस। तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस टोटली डिफरेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़, इकोनॉमिक्स की जब थेरीज हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह पे मैथमेटिक्स यूज़ होता है, बट इसका मतलब इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स सेम हो गया ऐसा नहीं। तो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स भी नहीं है। इकोनॉमिक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट बनाएं और बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल बने इसी चीज़ के बारे में भी डिस्कस नहीं करता, और ना ही इकोनॉमिक्स कॉमर्स के बारे में है। तो इकोनॉमिक्स है क्या। अब इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट्स से आगे सोचता है थोड़ा, और इन सब्जेक्ट्स से ज़्यादा डिटेल में ह्यूमंस को स्टडी करता है, उसको हम समझेंगे। तो हमारी लाइफ का अगर प्रॉब्लम देखा जाए, सेंट्रल प्रॉब्लम, ह्यूमन लाइफ का सेंट्रल प्रॉब्लम, तो ये अपने को दिखता है कि हमारे पास जो जीने के लिए हम जिस अर्थ पे जीते हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कोल है, लैंड है, ट्रीज़ है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है। ह्यूमन रिसोर्सेस यानी हमारे पास फिजिकल एबिलिटी है, सोचने की मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, और ये रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। बट इन रिसोर्सेज को यूज़ क्यों करते हैं, जब हम डेली लाइफ में जीते तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जो हमें हमारी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, इसी को अपन वांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, ठीक है, कोई नई बाइक चाहिए, जीने के लिए फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, वाटर चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी वांट्स है कि हम अभी जो है उससे बेहतर कैसे बन सके या हम सर्वाइव कैसे कर सके, इसके लिए हम जो भी चीज़ें चाहते हैं उसी को वांट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो रिसोर्सेस और वांट्स के बीच में हमेशा बीच में रहती है। क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस और वो वांट्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। बट इन रिलेशन के बीच में एक नया चीज़ आती है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उन पे हम प्रोसेसिंग करके हम बनाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और यही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आगे चल के हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मदद करती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ तो स्टील एक नेचुरल रिसोर्सेज है, स्टील या आयरन। ठीक है, इस आयरन से हम कार बनाते हैं, और यही कार हमारी वांट को, जो ट्रांसपोर्टेशन की हमारी वांट है या लग्जरियस ट्रैवलिंग की हमारी वांट है, उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड होती है। रिसोर्सेज से हमेशा प्रोडक्ट एंड सर्विस बनती है, और प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मदद करती है। ठीक है, बट इन रिसोर्सेज की और इन वांट्स की एक मिसमैच है। मिसमैच ये है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है वो कैसा है, लिमिटेड नेचर का है। जैसे हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रीज़ है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेटल है। तो ये जो रिसोर्सेस है ये है लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज जिन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो वांट्स हमारी अनलिमिटेड है।
इन वांट्स का अनलिमिटेड होने का कारण एक ही है कि जैसे हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, हम और कंजम्पशन करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बैग मिल गया तो मैं चाहूँगा कि उससे बेहतर बैग मैं खरीदूँ। मुझे एक बुक मिल गया तो मैं चाहूँगा कि ये बुक ख़त्म होने के बाद और एक बुक परचेज़ करूँ, उसके बाद और एक बुक परचेज़ करूँ। तो हमारी जो अर्ज होती है कि कोई चीज़ें कंज्यूम करने की, वो ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते, वो अर्ज ख़त्म नहीं होती, वो अर्ज ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से वांट्स हमको अनलिमिटेड कहा गया, क्योंकि एक वांट अगर ख़त्म होंगी तो दूसरी वांट इमर्ज हो जाएंगी। ये पहले कारण है वांट्स का अनलिमिटेड होने का। और दूसरी कुछ वांट्स ऐसी होती है जो समय के साथ सेटिस्फाई हो जाती है बट वापस इमर्ज हो जाती है। जैसे तुम्हारी थर्स्ट या हंगर, तो समय के साथ क्या होता है, हमने हमारी हंगर थी, फूड खाया, ठीक है, और थोड़े देर बाद वापस से वो जो हंगर है वो रीइमर्ज हो जाएंगी, वापस अपने को फूड कंज्यूम करना पड़ेगा और ये साइकिल चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। बट वांट अनलिमिटेड होने के लिए और अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन करने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज लगेंगे, बट ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास नहीं है। और यही प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को एक नाम दिया जाता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी यानी स्कार्सिटी, स्केर्सिटी कुछ भी कह सकते हैं। तो स्केर्सिटी यानी हमारे पास जितने रिसोर्सेस है उतने रिसोर्सेस एडिक्वेट नहीं है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? ये सोल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का है वो छुपा है इन रिसोर्सेस और वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में। रिसोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस इन द सेंस कि एक तरीके का रिसोर्स से हम बहुत तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर वुड नाम का रिसोर्स है तो वुड से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं, वुड से हम पेपर भी बना सकते हैं, या वुड को एज अ फायरवुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके के रिसोर्सेज को बहुत तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर पाना, इसी को अल्टरनेटिव यूज़ बोला जाता है। तो ये हो गई रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम वांट की कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। अब ये जो वांट है वो भले ही हमारे पास अनलिमिटेड है, अगर हम वांट की लिस्ट बनाते जाएंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, बट इन वांट्स को तुम ग्रेड कर सकते हो। कोई वांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, कोई वांट इतनी ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एजुकेशन लेना है तो एजुकेशन की मेरी वांट है, प्लस मुझे कार भी खरीदनी है, मुझे बाइक भी खरीदनी है तो बाइक की भी मेरी वांट है। तो मैं इनमें से चूज़ कर पाता हूँ या इनको मैं रैंक कर पाता हूँ कि कौन सी वांट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय पे एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन को मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा और उसके बाद में जो कार और बाइक की जो मेरी वांट है उसको सेकंड नंबर पे रखूँगा। तो इसी को बोला जाता है वांट्स आर ग्रेडेबल। तो वांट को तुम क्या कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो कि ये ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है, ग्रेड 3 की है। तो यहाँ पे यही दिखा है कि देखिए वांट की लिस्ट है और वांट की लिस्ट को मैं क्या कर पाऊँगा, ग्रेड कर पाऊँगा। मैं पहले ही चाहे तो वांट नंबर 3 को पहले सेटिस्फाई करूँगा, बाद में वांट नंबर 2 को सेकंड नंबर पे, फिर इसको फोर्थ को थर्ड नंबर पे और फर्स्ट को फोर्थ नंबर पे। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ और अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से और मैं जो चाहता हूँ उसके हिसाब से। अब इन दोनों ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट्स की, उसी के बेसिस पे अपने को सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव चॉइस। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को चॉइस प्रोवाइड करती। काहे की चॉइस? कि अपने को सबसे पहले रिसोर्सेज के बेसिस पे प्रोडक्शन की चॉइस मिलती है कि क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे अपन ने ऊपर के एग्जांपल में अपने पास चॉइस 1 ये है कि हम फर्नीचर प्रोड्यूस करें और चॉइस 2 ये है कि हम पेपर प्रोड्यूस करें और चॉइस 3 हमारे पास ये है कि उस वुड को एज अ फायरवुड यूज़ करें। तो हमें पहली चॉइस मिलती है। सेकंड चॉइस अपने को वांट्स के रिगार्डिंग मिलती है कि मेरी चॉइस 1 ये है कि मैं सेकंड वांट को पहले सेटिस्फाई करूँ, मेरी चॉइस 2 ये है कि मैं थर्ड वांट को सेकंड नंबर पे सेटिस्फाई करूँ। तो मुझे एक्चुअली चॉइसेस मिलती है 2 केस में। कौन से केस में? एक तो प्रोडक्शन के केस में मुझे चॉइसेस मिलती है और कंजम्पशन के केस में मुझे चॉइसेस मिलती है। और यही चॉइसेस मुझे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है।
तो तुम्हारे पास अगर चॉइसेस है लाइफ में तो ही तुम डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, ये जब तुम्हारे पास चॉइस थी तभी तुम्हें डिसाइड करना पड़ा। अगर तुम्हारे पास ये 3 ऑप्शन नहीं होते और सिर्फ कॉमर्स का ऑप्शन होता तो तुम्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती क्या? नहीं। तो इसी वजह से क्या है कि जब हमारे पास चॉइसेस होती है तभी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि बहुत सारी जब चॉइसेस अवेलेबल है उसमें से एक चॉइस को चूज़ करना ही डिसीजन बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इन डिसीजंस की ही स्टडी है। इकोनॉमिक्स ये डिसीजन कैसे लिया जाता है यही अपने को सिखाता है। तो बेसिक सा जो अपना प्रॉब्लम था स्केर्सिटी का, उस स्केर्सिटी में हम क्या करते हैं कि हमारी पूरी वांट्स तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकी, ये हम जान लिया। तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमारी मैक्सिमम वांट्स कैसे सेटिस्फाई, और उस मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो चॉइसेस है उन चॉइसेस को एडिक्वेट अपने को जो प्रॉपर चॉइसेस है, हाँ, तो इकोनॉमिक्स इन्हीं डिसीजंस की स्टडी है। जो हमारे पास चॉइसेस है इन चॉइसेस में से करेक्ट चूज़ कौन सा करना चाहिए अपने को, ये अपने को इकोनॉमिक्स बताता है। जिससे हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि पूरी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, बट हम ये ट्राई करते हैं कि हमारी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। और हमारी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे उन डिसीजंस को कैसे सही तरीके से लिया जाता है, यही अपने को इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इसको एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सच डिसीजन सो दैट वी कैन सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ टोटल वांट्स। ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हमारा अल्टीमेट एम ये बन जाता है कि हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करें। और ये कैसे मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना है? यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना है। दिस डिसीजंस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। अब ये जो चॉइसेस मिलती है अपने को और जो अपने को चॉइसेस के बेसिस पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये डिसीजन 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला डिसीजन हमें लेना पड़ता है कंजम्पशन के रिगार्डिंग, कि क्या कंज्यूम करना है, तुम्हें रोटी कंज्यूम करनी है या पिज़्ज़ा कंज्यूम करना है, ये पहला डिसीजन हो गया। फिर दूसरा डिसीजन हमें ये लेना पड़ता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है। तुम जॉब भी कर सकते हो सीए में, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तुम टीचिंग भी कर सकते हो, तो तुम्हारे पास प्रोडक्शन की भी चॉइस होती है। तीसरा चॉइस होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी हम इनकम अर्न करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो तुम रेंट अर्न कर सकते हो या इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो या फिर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो या वेजेस अर्न कर सकते हो। तो तुम्हें क्या अर्न करना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करके तुम्हें कौन सी चीज़ अर्न करनी है, ये चीज़ों का जो डिसीजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और लास्ट में होता है एक्सचेंज का डिसीजन। एक्सचेंज यानी क्या है कि कोई चीज़ जो हमारे पास है उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बेसिस पे दूसरे पर्सन के पास जो भी चीज़ है, जो भी गुड्स या सर्विस है, उसको हम अवेल करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में हमेशा कुछ तो भी सेक्रीफाइस किया जाता है और कुछ तो भी गेन किया जाता है, ठीक है। तो ये डिसीजन अपने को लेना है कि सेक्रीफाइस करेंगे कुछ चीज़ और कुछ चीज़ गेन करेंगे तो क्या हमारी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई होंगी। तो ये भी डिसीजन हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं और ये डिसीजन एक्सचेंज में आते हैं और ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो बेसिकली 4 तरीके के डिसीजंस इकोनॉमिक्स परफेक्टली कैसे लेना है ये अपने को सिखाता है। पहला डिसीजन हो गया कंजम्पशन का, दूसरा हो गया प्रोडक्शन का, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन का और चौथा एक्सचेंज का। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। प्रोडक्शन का डिसीजन में अपन ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा मशीन लगानी है कि ज़्यादा लेबर्स लगाने हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन कंजम्पशन के अंदर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और एक्सचेंज के अंदर। तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन मिलती है और वो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता दूँ। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। अब इकोनॉमिक्स को यहाँ पे ध्यान देना, कॉमर्स नहीं साइंस बोला गया है। साइंस यानी क्या होता है? साइंस यानी किसी भी तरीके को, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको साइंस बोला जाता है। तो ये जो डिसीजंस है इनकी जो हम स्टडी करते हैं वो भी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रैशनल बेसिस पे लॉजिक्स लगा के स्टडी करते हैं, इसीलिए उसको साइंस बोला जाता है। अब सोशल का क्या मीनिंग? सोशल यानी अगर तुम ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, अगर तुम ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो उसको सोशल साइंस बोला जाता है। और अगर तुम नेचर को स्टडी कर रहे हो तो उसे नेचुरल साइंस बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डिसीजन की स्टडी कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज
कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज डिसीजंस टेकन इन एन इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस है उनकी साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। सो इसी वजह से इकोनॉमिक्स को बहुत बार डिसीजन साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि वो इन चारों चीज़ों के डिसीजन हम कैसे ले ये चीज़ हमें बताता है। ठीक है, The study of these decisions can help us to analyze, understand and solve the worldwide economic issues such as poverty, unemployment, etc. और यही डिसीजंस अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और उनको और डिटेल में जाते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया तो कौन से बेसिस पे लिया, क्यों गलत हुआ डिसीजन, हमारे पास्ट का लिया है तो कुछ, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अगर बहुत डिटेल में हम अगर जाते हैं तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आज के इश्यूज़ है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भले ही हम थोड़े माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को समझ रहे हैं, बट इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इकोनॉमी वाइड है, वो रियल लाइफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस डिसीजंस टू द कोर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनालाइजिंग इट्स इफेक्ट्स, इकोनॉमिस्ट फॉर्म अ थेरीज एंड मॉडल्स। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थेरीज होती है, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में थेरम्स होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, साइंस में हमारे पास फिजिक्स में लॉज होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास थेरीज होती है और इन थेरीज को जनरली मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो थेरी फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, जो अपनी रियल लाइफ इकोनॉमी है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके डेटा के बेसिस पे एक थेरी फॉर्म करते हैं और उस थेरी को फिर टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वो सही साबित हो रही है। तो इसी जो टेस्टिंग होता है और इसी थेरीज का जो या ह्यूमन बिहेवियर्स का जो एनालिसिस होता है वो आगे चल के इकोनॉमिक्स के मॉडल्स बनते हैं और यही मॉडल्स हम यूज़ करते हैं हमारे फ्यूचर डिसीजंस के लिए, ताकि पास्ट में जो हमने गलतियाँ की, पास्ट में जो हमने सीखा वो हम कंपाइल कर सके और फ्यूचर में हम यूज़ कर सके। ठीक है, दीज थेरीज एंड मॉडल्स आर यूज्ड एज अ टूल्स टू मेक प्रॉपर डिसीजंस इन द फ्यूचर। ये टूल्स और हमें ये जो थेरीज है, ये जो मॉडल्स है वो एज अ टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में। ठीक, दिस टूल्स डज नॉट गारंटी दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, बट रैदर इट मेक्स अस बेटर प्रिपेयर्ड टू टैकल द प्रॉब्लम्स। ये जो टूल्स हैं जो हमने पास्ट में बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने एनालिसिस के बेसिस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ये हमें गारंटी नहीं प्रोवाइड करते कि फ्यूचर में जाके ये अपने को सारे प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बट ये हमें फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए बेटर प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए इन टूल्स का इंपॉर्टेंस है। तो ये कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, बट ये कुछ सॉल्यूशन ना होने से बहुत बेहतर स्टेज में हमें ला के रखते हैं ये जो थेरीज है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स है वो। ठीक, व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया अब तक। इकोनॉमिक्स में अपन ने ये पढ़ा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो हमने बोला कि देखो पूरी वांट्स अगर सेटिस्फाई नहीं हो सकती तो ठीक है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई करें। अब इन मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को चॉइसेस करनी पड़ती है। अपने पास चॉइसेस होती है। चॉइसेस क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्शन की चॉइस होती है कि रिसोर्सेज से कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें। फिर हमारे पास कंजम्पशन की भी चॉइस होती है कि हम क्या कंज्यूम करें। अब इन चॉइसेस के बेसिस पे अपने को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। जब चॉइसेस होती है तभी हमें डिसीजन लेना पड़ता है और ये डिसीजन अगर हम सही से ले तो ही मैक्सिमम वांट्स का सेटिस्फेक्शन हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ये डिसीजन सही से लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी डिसीजंस की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है वो देखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सेम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सेंट्रल प्रॉब्लम होता है जैसे अपने नॉर्मल इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम वही है। द प्रॉब्लम इज दैट वी फेस द प्रॉब्लम दैट वी फेस इन जनरल इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो फेस्ड बाय फर्म्स। फर्म्स यानी क्या होता है, फर्म्स यानी ऐसी कोई भी प्लेस जो रॉ मटेरियल को लेती है या नेचुरल रिसोर्सेज को लेती है और उससे फिनिश गुड्स या फिनिश सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसको फर्म बोला जाता है। तो मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी रॉ मटेरियल ले रही है और उससे कोई फिनिश गुड्स बना रही है, तो वो कंपनी क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में फर्म्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म,
भी फर्म हो सकती है, कंपनी भी फर्म हो सकती है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फर्म हो सकता है। इकोनॉमिक्स इनको डिस्टिंग्विश नहीं करता। इकोनॉमिक्स बोलता है पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म भी फर्म है, कंपनी भी फर्म है, और जो भी तुम्हारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ें भी फर्म्स में ही गिनी जाएंगी, क्योंकि इवेंचुअली वो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इन फॉर्म्स को भी वही सेंट्रल प्रॉब्लम होता है जो हमारे इकोनॉमी या किसी ह्यूमन को होता है, और वह यही है कि फर्म के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फर्म के पास कौन से रिसोर्सेस है? फर्म के पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, फर्म के पास लेबर्स होते हैं, ठीक है, वर्कर्स होते हैं। फर्म के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी उनके पास रहने वाला कैपिटल, और फर्म के पास फिजिकल रिसोर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है। फर्म के पास ये भी रिसोर्सेस होते हैं, बट प्रॉब्लम सेम है। प्रॉब्लम ये है कि फर्म के पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेस का यूज़ करके ही वो गुड्स एंड सर्विस यानी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने वाले, और फिनिश प्रोडक्ट्स बना के उनकी जो अनलिमिटेड वांट है वो सेटिस्फाई करने वाले। बट यहाँ पे फर्म की कौन सी वांट है? फर्म की वांट होती है कि प्रॉफिट बनाना। फर्म की क्या वांट होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। फर्म तो चाहती है कि वो अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाए, बट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। तो फर्म का मेन एम क्या बन जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। फिर अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी एम अनलिमिटेड होता है, कि वो होता है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई NGO बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल पॉवर्टी को सॉल्व कर दूँ, या फिर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उस इशू को पूरा सॉल्व कर दूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ? मैं पूरे इशू को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उस फर्म के पास, उस NGO के पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस कैसे रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे। तो प्रॉब्लम सेम है। अब प्रॉब्लम सेम है तो जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो हमने थेरीज बनाई है, इकोनॉमिक्स में जो हमने मॉडल्स बनाए हैं, क्या हम वो बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली डिपेंडेंट रहता है अपने नॉर्मल इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। Since the problem is same, the tools of economics can be used in the real world businesses. तो जो इकोनॉमिक्स के टूल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? बिजनेसेस में, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्म्स की बात करता है, बिजनेसेस की बात करता है। तो जो इकोनॉमिक्स के टूल्स है, जो इकोनॉमिक्स ह्यूमन की बात करता है या टोटल इकोनॉमी की बात करता है, वही सेम टूल हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल की मदद से हमारे जो थोड़े सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेसेस के, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स? कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करना है जिससे हमारा कॉस्ट कम हो, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आए। तो ये सारी चीज़ें अपने को डिसाइड करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स के टूल यूज़ करके। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। कौन से? एक तो थियोरेटिकल टूल्स एंड मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमने इकोनॉमिक्स में, नॉर्मल इकोनॉमिक्स में टूल्स या मॉडल्स जो बनाए वो हम यूज़ करेंगे, वो एक कंपोनेंट हो जाता है। और रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम, अब इन टूल्स का इस्तेमाल अपने को किसके लिए करना है? जो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के इसी कारण बेसिकली दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो थियोरेटिकल कंपोनेंट मतलब थियोरेटिकल सॉल्यूशंस एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो थियोरेटिकल सॉल्यूशंस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बना है, ठीक है। इस पे MCQ आ सकता है, ठीक है। ये MCQ प्रोन टॉपिक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब डेफिनेशंस को पढ़ते। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, जो बुक में दी है, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखी है। यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। वही जो हमने डिस्कस किया वही डेफिनेशन में लिया कि इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज़ करना है। इकोनॉमिक एनालिसिस यानी क्या? कि जो हमने टूल्स की बात की, जो हमने मॉडल्स की बात की, उसी को यूज़ करना है बिजनेस डेटा के साथ। तो तुम्हारे पास कोई बिजनेस डेटा होगा, उसको हम यूज़ करेंगे टू मेक बिजनेस डिसीजन। किसके लिए लेना है? बिजनेस डिसीजन। अब ये बिजनेस डिसीजंस क्यों लेने? बेसिकली बिजनेस डिसीजंस अपने एम को सेटिस्फाई करने के लिए या एम को अचीव करने के लिए लेने। इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका हम बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। मेथड क्या यूज़ की जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में? कि इकोनॉमिक थ्योरी यूज़ किया जाता है। ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स की मेथड हो गई।
यूज किस में किया जाता है? बिजनेस डिसीजन में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? बिजनेस डिसीजन में। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का एम क्या है? एम है कि मैक्सिमम पॉसिबल गोल को हम अचीव कर पाए विथ यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके बेसिस पे जो मैक्सिमम गोल हम सेटिस्फाई कर सकते हैं या मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम अर्न कर सकते हैं वो अर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन भी सेम है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है जोएल डीन ने, यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। वो भी यही बात कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस यानी इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करना है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस मीन्स यूज़ ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मॉडल्स एंड बिजनेस डेटा। तो इकोनॉमिक्स में बिजनेस डेटा यूज़ करना और इकोनॉमिक के टूल्स या थेरीज जो हमने पास्ट में बनाई है वो यूज़ करना, वो इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। बट बिजनेस पॉलिसीज़ की बात करते हैं। बिजनेस पॉलिसीज़ क्या है? बिजनेस पॉलिसीज़ आर द ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कि ये डिसीजन हमने क्या किया, हमने पास्ट की थेरीज को स्टडी किया, हमने हमारे बिजनेस डेटा को स्टडी किया और उसके बेसिस पे हमने एक रूल्स का सेट बना दिया, एक रूल्स का पेज बना दिया और वो रूल्स के बेसिस पे हम हमारे बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अपने को पता है कि ये जो रूल्स बनाए हमने ये मॉडल्स को यूज़ करके बनाए, तो ये मॉडल्स को यूज़ करके अगर हमने रूल्स बनाए तो वो रूल्स अपने को हेल्प करेंगे बिजनेस गोल अचीव करने के लिए। बिजनेस पॉलिसीज़ को याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल याद रखना कि मान लो एक बीच में कुछ तो भी पोल जैसा है और उस पोल को एक गाय बांधी हुई है और ये 10 मीटर का रोप है। तो गाय का क्या हो सकता है? गाय इस 10 मीटर के जो ये है रेडियस है, उस रेडियस में कहीं पे भी घूम सकती है, बट उसके बाहर जा सकती है क्या? नहीं। तो ये जो एरिया है जहाँ पे गाय कहीं पे भी घूम सकती है उसी को बिजनेस पॉलिसीज़ बोला जाता है। बिजनेस पॉलिसीज़ हमारे लिए एक रेंज डिसाइड करते हैं जिसके अंदर रह के हम डिसीजन लें। क्यों? क्योंकि अगर उस रेंज के बाहर हम जाते हैं तो हो सकता है कि हम गलत डिसीजन लें, हो सकता है कि बिज़नेस को लॉस हो। तो ये जो रेंज है, ये जो डिसाइड की जाती है बिज़नेस पॉलिसीज़ में, ये बिज़नेस पॉलिसीज़ में जो रेंज डिसाइड होती है वो इकोनॉमिक मॉडल्स को यूज़ करके, थेरीज को यूज़ करके और बिज़नेस डेटा को यूज़ करके बनाई जाती है और इसी को बाद में बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाया जाता है। बिज़नेस पॉलिसीज़ हर कंपनी की अलग होती है, ठीक है, और कंपनी में भी हर रीजन के अंदर ये बिज़नेस पॉलिसीज़ अलग हो सकती है। बिज़नेस पॉलिसीज़ डिपेंड करती है कि लोग कैसे, कंपनी का गोल क्या है, ये सारी चीज़ों को इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक साथ लाके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। रिलेशंस टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स, रिलेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स आते हैं, एक तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स क्या रहता है कि जो भी हमारे बिजनेसेस है, जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको एकदम सिंप्लीफाइड करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में हज़ारों चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही रहती, बट इन हज़ारों चीज़ों को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम कभी उन इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्या अज्यूम करते, इसीलिए उन बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में से हम दो कंपोनेंट उठाते और उन दो कंपोनेंट की स्टडी करते और इसी के लिए हम बनाते हैं थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। इसीलिए थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एजम्पशंस अपने को देखने पड़ते हैं। सबसे बड़ा एजम्पशन ये रहता है सिट्रस पैरिबस, यानी अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि जो बाकी की कंपोनेंट है जो हम स्टडी नहीं कर रहे, कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो कंपोनेंट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है जहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके देखा जाता है, उसमें दो चीज़ें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो दोनों ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, मेन ब्रांचेस, वो पूरा थ्योरेटिकल का पार्ट बन जाता है। बट ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये जो हमने सिंप्लीफाइड मैनर में देखी है चीज़ें, इनसे हमारे रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स या रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमने चीज़ें सिंप्लीफाइड करके देखी है और जो भी चीज़ें सिंप्लीफाइड करके देखी है वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी में हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सिर्फ डिमांड और प्राइस चेंज होंगी और वो भी एक प्रोडक्ट की चेंज होंगी और दूसरा कोई भी फैक्टर उससे अफेक्ट नहीं करेगा, ये तो नहीं हो सकता। इसी वजह से तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरी ब्रांच आती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या करता है कि ये जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है उनके कंसेप्ट को यूज़ करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ही अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके अंदर आता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है उसके अंदर दो चीज़ें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। अब ये जो ब्रांचेस है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।